दिया है। हो सकता हो इस बात में सच्चाई हो और ये आत्मग्लानि महसूस कर रही हो। मुझे पता है कि इस लड़की के बारे में लोग क्या क्या बोल रहे हैं, मगर तुम एक बार उस लड़की के चेहरे की ओर देखो और बताओ कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये लड़की ऐसा कर सकती है। सुरेश ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा, हमें डॉक्टर समीर के पास जाना चाहिए। पता नहीं आज उनको कुछ नया पता चला कि नहीं। मुझे तो नहीं लगता, माया ने कहा और वो दोनों ही डॉक्टर के चैम्बर की तरफ बढ़े। दोनों ही सीढ़ी से ऊपर चढ़कर चैम्बर की तरफ बढ़े। डॉक्टर समीर अपने सिर पर हाथ रखकर अपनी कुर्सी पर परेशान बैठे थे। डॉक्टर समीर, सुरेश ने धीमी आवाज में कहा, कोई परेशानी है? ये केस मुझे सिर दर्द की बीमारी देकर ही दम लेगा। डॉक्टर समीर ने बड़बड़ाते हुए कहा, मतलब मेरा अनुमान सही ही निकला। आज के परीक्षण में कुछ भी सामने नहीं आया। हमें इस लड़की के बारे में पहले से ही कोई जानकारी नहीं थी और अब वो खुद भी कुछ नहीं बता रही है और उनको लग रहा है कि मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ हूँ। डॉक्टर समीर ने तेजी से अपना सिर हिलाया। मुझे लग रहा कि ये केस केवल मनोविदिता का ही नहीं है, सुरेश ने डॉक्टर से कहा। माया ने अपना सिर तेजी से की तरफ घुमाया और उसको आश्चर्य से देखा। तभी डॉक्टर समीर ने भी अपना सिर थोड़ा उठाते हुए पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैं दरअसल ये कहना चाह रहा हूँ कि इसकी मनोस्थिति हमारे दूसरे सभी मनोविदिता से पीड़ित मरीजों से बिल्कुल ही अलग है। तुम्हारा कहना तो सही ही है, मगर हम ऐसे हवाई बातों से अपनी बात को मनवा नहीं सकते हैं। हमें साबित करने के लिए कुछ तो चाहिए ही होगा। आखिरकार ये एक मानसिक रोगियों का अस्पताल है। अगर हमें अपनी बात साबित करनी है तो हमें पहले उस लड़की के मुंह से कुछ तो बाहर निकलवाना ही पड़ेगा। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि मैं और माया भी एक बार उससे बात करके देख लेते हैं। क्या पता कुछ पता चल जाए। तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? डॉक्टर समीर अब अपनी कुर्सी पर तनकर बैठ गए थे और सुरेश को ध्यान से देख रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ वो लड़की अभी 7 साल की छोटी सी बच्ची है, जिसने अपनी इस छोटी सी ही जिंदगी में काफी कुछ सह लिया है। उसके माँ बाप भी अब उसके साथ नहीं है। वो अचानक से ही एक नई जगह पर नए लोगों के बीच में आ गई, जो कि अपने आप में ही काफी असहज है उसके लिए। जब वो लड़की हमारे पास आई थी तो सभी लोग उसको शक की नजरों से देख रहा था, क्योंकि उसने अपने माँ बाप की हत्या की थी। मगर मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसा कुछ किया है। आप उसे इतनी बार मिल चुके हैं। वो बेचारी तो एक चींटी को ना मार पाए, पर उसने ये किया कि नहीं। मगर उस घटना के कारण वो अपने द्वारा बनाए गए एक दरवाजे के पीछे बंद हो चुकी है, जिसका दरवाजा हमें उसका भरोसा पाकर ही खोलना पड़ेगा। डॉक्टर समीर कुछ देर तक कुछ भी नहीं बोले। फिर उन्होंने सुरेश की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी बातों में दम तो है। डॉक्टर ने अपने हाथों को अपने बालों में उलझाया। अगर तुम इस केस पर काम करना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं ये केस तुम्हें सौंपता हूँ। और वैसे भी वो लड़की तुम ही दोनों के आसपास खुद को ज्यादा सहज महसूस करती है। मगर क्या? मैं अपने काम से थककर हार नहीं मान सकता हूँ। ये सही है कि इतनी सारे पेशेंट्स को दिन भर देखते देखते मुझे थकान लग जाती है, मगर ये मेरा पैशन है। मैं इससे दूर नहीं जा सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि यहाँ जो भी पेशेंट आए वो अपनी पूरी जिंदगी इसी जगह पर बिता दे। मैं अपने बस में हो सकने वाला वो हर काम करता हूँ जिससे कि उन सभी की मदद हो सके। मगर एक डॉक्टर का नाम सामने आते ही इन सभी के अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है।
और वो मुझसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैं तुम जैसे लोगों को नौकरी पर रखता हूँ कि जिससे तुम लोग उन सभी के मन में एक आशा की किरण जगा सको और उनका डर कम कर सको। इसीलिए मैं तुम सभी को 2 हफ्ते का समय देता हूँ, जो पता लग सके वो पता लगा लो। मगर हमें केवल 1 हफ्ते का ही समय चाहिए होगा, सुरेश ने कहा। डॉक्टर ने सुरेश की बात सुनी और बोलना जारी रखा, अगर तुम लोगों को कोई भी नई जानकारी मिलती है जो कि इस केस की अहम कड़ी साबित हो सकती है, तो मैं तुम्हें ये केस पूरी तरह से दे दूंगा। चलो फिर अब तुम दोनों